हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और आज का हमारा लेक्चर रहेगा 11th क्लास का। नेक्स्ट लेक्चर है ये हमारा। और इस लेक्चर के पिछले लेक्चर के अंदर हमने डायमेंशनल जो यूजेस थे उनके बारे में डिस्कस किया था। उनके कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, उन न्यूमेरिकल्स के कुछ आपको एग्जांपल्स भी दिए थे करने के लिए। ठीक है, जो लास्ट हमारा डायमेंशन था वो चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला था। हमने उसके अंदर देखा कि फार्मूले को हम कैसे चेक कर पा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड थी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी था। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा उसका नेक्स्ट यूज है, लास्ट यूज है। और लास्ट यूज के अंदर क्या है, वो है आपका कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, वेरियस क्वांटिटी है, उसके हमने डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन करके दिखाना है कि फॉर्मूला वो किस तरीके से बनाया जाएगा, जैसे कुछ न्यूमेरिकल की हेल्प से आपने देखना है। तो लास्ट यूज रहेगा हमारा डेरिवेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटी। यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हो, डेरिवेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटी हमने डेरिवेशन करना है। कुछ वेरियस क्वांटिटी हमें गिवन होंगी, जैसे हम कुछ न्यूमेरिकल्स की हेल्प से एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके का ये न्यूमेरिकल है। जैसे पहला एक न्यूमेरिकल दिया गया है, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m का पावर a, l की पावर b, g की पावर c और थीटा की पावर d। इसमें जो m है, जो t है बेटा, वो इसमें टाइम है। m जो इसमें है वो है मास, l जो है इसके अंदर वो है लेंथ, और बेटा g जो है वो है इसमें ग्रेविटी है, और जो थीटा जो है वो है एंगल। ये है। अब इसको जब सोल्व करोगे बेटा तो आपने पता क्या करना है, आपने इसकी फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला ये आपको देखिए, ये क्वांटिटी दी गई आपको, एक डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन निकालना। आपने डेरिवेशन निकाल के एक फिजिकल क्वांटिटी रिलेशन निकालना है। वो रिलेशन निकालने का मतलब ये है कि इनकी वैल्यू फाइंड आउट करके डायमेंशन की हेल्प से हमने टी के लिए क्या निकाल के देना, हमें एक फॉर्मूला निकाल के देना है। ठीक है ना। सबसे पहले आपका क्या करना है, सॉल्यूशन के अंदर बताता हूँ आपको मैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले इसको सोल्व करना है। मतलब इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, t इज इक्वल टू के, m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c और थीटा की पावर d। अब आपने इनके डायमेंशन निकालने हैं। इनके क्या निकालने हैं, सबसे पहले अपने डायमेंशन। अब आपके पास सबसे पहले मैं देखिए यहाँ पे निकाल रहा हूँ, t का डायमेंशन क्या होगा, आंसर है t होगा, क्योंकि t तो t है, इसमें कितने पावर है, एक ही है, तो t लिख दिया। बेसिकली इसको लिखा कैसे जाएगा, लिखने का तरीका मैंने बताया था। लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन है बेटा, ये लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन। इसको लिखोगे, m की वैल्यू है ही नहीं तो m 0, l की नहीं है l 0, t है तो t की 1। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन अपने पास। उसके बाद अपने पास बच गया ये। अब यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड के डायमेंशन निकालने हैं। किसके निकालने हैं, राइट हैंड साइड के डायमेंशन सबसे पहले। अब राइट हैंड साइड के डायमेंशन देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे k है बेटा, ये k क्या है, कांस्टेंट है। और मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको बताया था कुछ कांस्टेंट होते हैं, उन कांस्टेंट के डायमेंशन लेस होते हैं। तो ये जो k है ना, ये कैसा है बेटा, डायमेंशन लेस है ये, मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं है। उसके बाद आ गया बेटा m। तो m का डायमेंशन कितना हो गया, m होगा। इसकी पावर कितनी है, आंसर है a है, तो इसको मैंने लिख दिया। ठीक है। उसके बाद आ गया l। ठीक है, उसके बाद कौन आ गया, l। तो इसका पावर कितना होगा, l की पावर, l का डायमेंशन l, और इसकी पावर कितनी है, b है, तो मैंने लिख दिया b है। उसके बाद हमने किसका निकालना है बेटा, g का। तो g क्या, आपकी ग्रेविटी, और ग्रेविटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मीटर का क्या होगा, मीटर का होगा लेंथ से l हो गया। l की कोफिशिएंट कितना है, b लिख दिया। और सेकंड का कोफिशिएंट कौन बनेगा, c,
देखिए इसका कौन है बी, इसको एज इट इज लिख लो एक बार, मीटर यानी कि लेंथ पर सेकंड, लेंथ पर सॉरी टाइम। ठीक है, इनके हम डायमेंशन लिख लेंगे। इसको ऐसा लिख लेते हैं, इसका बी हो गया, यहाँ पे लिख लो इनको, यहाँ पे लिख लेते हैं बाहर, इसकी पावर को बाहर रखा जाता है बी, और यहाँ पे इसको मैं लिख दूंगा एल, इसके डायमेंशन ऐसे लिखे जाएंगे एल टी की पावर कितनी -2, और इसका कोफिशिएंट कितना है सी, ऐसे लिख लेना है। ये आपका प्रोसेस रहे लिखने का, ऐसा आपका प्रोसेस रहेगा लिखने का। इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमने चलना है। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा, फिर से मैं रिवाइज करता हूँ। हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन लिखे, जो डायमेंशन हाँ थीटा रहता है बेटा इसमें, तो थीटा भी क्या है डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अब आप सोच रहे होगे सर डायमेंशन लेस कैसे क्वांटिटी है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ध्यान से, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होता है। आर्क बाई क्या होता है रेडियस। बेसिकली अगर आप देखोगे ना तो आर्क भी लेंथ है और रेडियस भी क्या है लेंथ है। जब इसको पावर 1 होगी प्लस की, तो इसकी पावर नीचे 1 होगी, इसको ऊपर लेके जाओगी तो L1 इंटू में L -1। अब देखिए L की पावर कितनी आ गई 0 आ गई, तो ये क्या है इसका कोई डायमेंशन है ही नहीं। तो थीटा क्या है बेटा एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो इसलिए इसके भी डायमेंशन नहीं होंगे, इसके भी डायमेंशन नहीं होंगे। तो डायमेंशन किसके होंगे, इनके डायमेंशन होंगे और इसके डायमेंशन होंगे। अब अपना पहला स्टेप ये था आपका फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर फर्स्ट के अंदर बच्चों आपने क्या किया, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन राइट किए, फिर आपने राइट हैंड साइड के डायमेंशन राइट किए, और उसके बाद हमारा स्टेप नंबर कंप्लीट हो जाता है। आपने फॉर्मूले में ध्यान रखना है, अगर कोई भी डायमेंशन कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है उसके डायमेंशन नहीं होते। ये पिछले लेक्चर के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किसके डायमेंशन होते हैं और किसके डायमेंशन नहीं होते, किस क्वांटिटी के होते हैं और किस कांस्टेंट के होते हैं, और किस कांस्टेंट के नहीं होते और किस क्वांटिटी के नहीं होते। ये हम डिस्कस कर चुके हैं इन सब के अंदर। ठीक है, तो आज हमारा वेरियस क्वांटिटी से रिलेशन निकालने का हमारा मेथड हम सीख रहे हैं। तो पहला स्टेप हमने बताया आपको, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड अपने लिखनी आनी चाहिए। सबसे पहले ऐसे आप लिखोगे, ओके, स्टेप टू स्टेप चलोगे। इसके न्यूमेरिकल बहुत आसान है, आपको लगेगा थोड़ा सा हार्ड। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, इसको लिखेंगे इस तरीके से, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन। यहाँ पे क्या था m0 L0 t की पावर 1। ठीक है, इधर लिखेंगे हम राइट हैंड साइड के डायमेंशन, तो ये बन गया m a l का देखिए एक b में भी है और एक c में भी है, दोनों में है, तो इसको क्या लिख लेंगे b प्लस c। अगर ऐसा मिले सेम क्वांटिटी दोनों में मिले, c में कोफिशिएंट में मिले और b कोफिशिएंट में मिले, तो आपने ऐसे लिखना है, यानी कि एक तो किस में है b में और एक को l किस में है c में, तो हम क्या लिख लेंगे l b प्लस c। उसके बाद आ गया हमारा t की क्या है बेटा -2c, क्योंकि देखिए -2 है, c से मल्टीप्लाई करोगे तो -2c। अब आपने ऐसे लिख लिया, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये आपकी कौन सी बेटा राइट हैंड साइड। इतना आपने करना है। ठीक है, स्टेप 2 है आपका, ये दोनों को ऐसे लिखना है। अब इसमें आपने क्या करना है, स्टेप 2 के अंदर इसमें आपने कंपेयर करना है, कंपेयर द पावर ऑफ मास। यहाँ पे स्टेप 2 चल रहा है हमारा, ये कौन सा बेटा ये स्टेप 2। इसमें हमने क्या करना है कंपेयर। मैं पहला न्यूमेरिकल बहुत बेसिकली हर चीज आपको बताते चल रहा हूं कि कैसे सोल्व हो रही है। कंपेयर द मास लेंथ एंड टाइम विद पावर के साथ कंपेयर कीजिए। पावर के साथ आपने क्या करना है बेटा कंपेयर करना है। अब कंपेयर कैसे करना सिखाता हूं आपको। देखो, मास को मास के साथ कंपेयर करना है, लेंथ को लेंथ के साथ कंपेयर करना है, और टाइम को बेटा टाइम के साथ कंपेयर करना है। फिर से देखिए, मास को मास के साथ कंपेयर करना है, टाइम को टाइम के साथ कंपेयर करना है, और बेटा लेंथ को लेंथ के साथ में क्या करना है
कंपेयर करना है। ऐसा नहीं है कि आपने टाइम को लेंथ के साथ कंपेयर कर दिया, लेंथ को टाइम के साथ कंपेयर कर दिया, मास को लेंथ के साथ कंपेयर कर दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपने क्या करना है, मास को मास के साथ कंपेयर करना है, लेंथ को लेंथ के साथ, टाइम को टाइम के साथ। आइए कंपेयर कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका कोफिशिएंट a है और इसका कोफिशिएंट कितना है, 0। तो हम क्या लिखेंगे कंपैरिजन से कि a जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। a किसके बराबर है बेटा, 0 के बराबर है। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे l का कोफिशिएंट कितना है, 0, इसका कोफिशिएंट कितना है, इतना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे b प्लस कोमा लगा के b प्लस c जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम को कंपेयर करेंगे टाइम के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे -2c किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो सिंपली देखिए, अगर आपसे बोला जाए c की वैल्यू निकालिए, किसकी वैल्यू निकालिए, c की वैल्यू, तो c की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1/2। c की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, या c की वैल्यू हम लिख सकते हैं -1/2, c की वैल्यू -1/2। ठीक है, अब c की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से देखोगे इस इक्वेशन से, यहाँ से हम लिख सकते हैं b इक्वल टू -c, b इक्वल टू -c, यानी कि b किसके बराबर है, -c के बराबर। c की वैल्यू कितनी है, -1/2। तो सिंपल सी बात, हम b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1/2। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, +1/2। कैसे, c की जगह रखोगे, c की जगह रखोगे तो देखिए ये माइनस रखोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, +1/2। c की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। a की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब इसको फॉर्मूले में रखिए। फॉर्मूला क्या था, ये हमारा सेकंड स्टेप था। स्टेप नंबर हम करेंगे बेटा थर्ड में हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू आई है, जैसे 1/2 1/2 0, ये वैल्यू जो आई है, ये हमारा बेसिकली जो फॉर्मूला था स्टार्टिंग में, फॉर्मूला क्या था, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c और थीटा की पावर d, ऐसा था। इसमें रखना है, थीटा का हमारा कोई मतलब है ही नहीं, हमारा कांस्टेंट आ था, उसका कोई मैटर नहीं था। तो हम तीनों की वैल्यू हमारे पास आ गई, ए बी सी की वैल्यू आ गई। अगर ए बी सी की वैल्यू आ गई, पहले ए में देखिए कितनी आई, 0 आई, तो इसका तो मैटर है ही नहीं। यानी कि देखिए फॉर्मूले में यहाँ रखते हैं हम, t इज इक्वल टू m की पावर 0 है, m की पावर 0 होने का मतलब इस फॉर्मूले में m का कोई भी रोल नहीं है। जिस भी क्वांटिटी की वैल्यू 0 आ जाए, सोच लो उसके अंदर वो क्वांटिटी इन्वॉल्व है ही नहीं, तो m तो इन्वॉल्व है ही नहीं। l की पावर कितनी आई, +1/2, कितनी आई, +1/2, तो मैंने लिख दिया l की पावर 1/2। g की कोफिशिएंट कौन है, c की पावर कितनी आई बताइए, -1/2। अब माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस ऊपर कब आता है, जब कोई टर्म नीचे से ऊपर गई हो तभी आता है। जब इसको हम नीचे ले जाएं तो किसकी हो जाएगी बेटा, ये प्लस की हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अगर प्लस की हो जाएगी तो ध्यान से देखिए, तो t कांस्टेंट k है ही अपने पास पहले से ही है, तो ये हो जाएगा l की पावर 1/2, g की पावर 1/2 और कांस्टेंट है ही। अब देखिए 1/2 को खत्म करना चाहते हैं तो क्या कर दोगे, रूट कर दोगे। 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट। तो t का क्या मतलब आया बेटा, k√L/g। दिस इज द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड लेंथ एंड ग्रेविटी एंड k कांस्टेंट। ये हमारा जो नेक्स्ट हमारा यूज था, वो हमें रिलेशन बताता है इन फिजिकल क्वांटिटी के बीच में। देखिए हमने डायमेंशन की हेल्प से हमने क्या बना दिया बेटा, एक फॉर्मूला डेराइव कर दिया। क्या डेराइव कर दिया हमने, फॉर्मूला। और फॉर्मूला किसका आ गया, ये टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। और यहाँ पे जो k की वैल्यू होती है ना बेटा, वो k की वैल्यू 2π होती है। और बेसिकली ये फॉर्मूला बन जाता है t इज इक्वल टू 2π√L/g। इसको डायमेंशनली निकाल के देखोगे ना आप, डायमेंशनली, तो ये भी क्या मिलेगा आपको, लेफ्ट हैंड साइड। मैंने पीछे एक न्यूमेरिकल में करवाया भी था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा, ये करेक्ट आएगा। तो ये था हमारा थर्ड यूज, ये हमारा क्या था बेटा, थर्ड यूज था। ठीक है, तो ऐसे आपने न्यूमेरिकल करने हैं। बहुत सारे आपके एनसीईआरटी बुक में न्यूमेरिकल मिलेंगे, वो सारे न्यूमेरिकल आपको आने चाहिए। एक न्यूमेरिकल पक्का आता है, चाहे वो आईआईटी का पेपर हो, चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे वो आपका सिंपल पेपर हो, चाहे आईसीएससी का पेपर हो, चाहे सीबीएसई का पेपर हो, कोई भी पेपर हो, हर पेपर के अंदर यहाँ पे इन्वॉल्व होता ही होता है एक न्यूमेरिकल यहाँ से। ठीक है, तो और न्यूमेरिकल की हम चर्चा करते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल है जो आईआईटी के अंदर आया हुआ है, पहले उस न्यूमेरिकल के ऊपर एक न्यूमेरिकल और आपको करवाता हूँ जो पहले आईआईटी के अंदर आया हुआ है।
जो बिल्कुल पहले आईआईटी के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उस न्यूमेरिकल की हम बात करते हैं। ठीक है, वो न्यूमेरिकल क्या है, मैं लिख रहा हूँ, गिवन दैट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द गैस, एग्जाम्पल दे रखा है, गिवन दैट द टाइम पीरियड ऑफ द गैस time period of oscillation of the gas, time period of oscillation of gas bubbles from an explosion, gas bubbles from explosion under water depend on P, D and E, P, D and E, where P is pressure, D density, D is, and E is energy, E is energy. फाइंड द डायमेंशनल रिलेशन ऑफ टाइम, यानी कि रिलेशन निकालना है टाइम पीरियड का हमने। तो अपने पास फॉर्मूला देखिए, सॉल्यूशन के अंदर देखिए फॉर्मूला क्या बन गया अपने पास, फॉर्मूला ये बन गया T इज इक्वल टू K, P D और E, इसका कोफिशिएंट A, इसका कोफिशिएंट B और इसका कोफिशिएंट C, ये बन गया अपने पास। ये आईआईटी के अंदर आया हुआ न्यूमेरिकल है, आईआईटी के अंदर ये न्यूमेरिकल आया हुआ है। आपने टाइम पीरियड का रिलेशन निकाल के देना है, तो अपने पास फॉर्मूला बन गया ये। अब सबसे पहले आपने करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के डायमेंशन निकले हैं, तो सबसे पहले आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन। लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन क्या होंगे, M0, L0 और T का 1। फिर आपने K क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। K क्या है बेटा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद P जो है वो है प्रेशर। P क्या है बेटा, प्रेशर, और प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाई एरिया, और इसका डायमेंशन बन जाएगा M1 L1 T-2 डिवाइड बाई L स्क्वायर। तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा M1 L-1 और T-2, ये बन गया प्रेशर का। इसका कोफिशिएंट है बेटा A, इसका कोफिशिएंट कौन है, A। उसके बाद लिखोगे आप डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी का होता है मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। मास का हो जाएगा M और वॉल्यूम का हो जाएगा M1, यानी कि वॉल्यूम का हो जाएगा L3, तो ये बन गया M1 L-3 और इसका कोफिशिएंट बन गया बेटा B। ठीक है, उसके बाद अपने पास है बेटा एनर्जी। एनर्जी का आपने डायमेंशन लिखना होता है वर्क का। ठीक है, वर्क, और वर्क का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स का होता है M1 L1 T-2 और इंटू में डिस्प्लेसमेंट L1, तो ये बन गया बेटा अपने पास M1 L2 T-2 और इसका कोफिशिएंट हो गया C। ये हो गया अपने पास, इतनी चीज़ें हो गई अपने पास, ये इक्वेशन निकल के आ गई सारी। अब इनको हमने, अब ये हमारा कंप्लीट नहीं हुआ फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, मैंने बताया था जितनी लेंथ आई है उनको कंपेयर करो इन्हीं के अंदर, तो हमने क्या करना है, कंपेयर करेंगे। अभी कंपेयर कैसे करेंगे वो देखिए, मैं भी दिखाता हूँ आपने। लेंथ वालों को एक साइड रख लेंगे, उनके कोफिशिएंट को, ठीक है ना।
उनको एक साइड रख लेंगे। अपने पास क्या है, ये A था ना, तो M1 था, L1 था और T-2 था। ये हमारा पहला किसका था, प्रेशर का था, प्रेशर का फोर्स बाय एरिया। हाँ, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, M0 L0 T1 ये था। इधर हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे, ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपने M तीनों में, M कितने में है, तीनों में है, तो हम क्या लिख लेंगे, M का पावर A प्लस B प्लस C। देखिए एक एक है तीनों में और तीनों में कोफिशिएंट है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे इनमें देखें, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। इसका कोफिशिएंट A है, इसका कोफिशिएंट B है और इसका कोफिशिएंट C है, तो हमने लिख लिया ऐसा। उसके बाद हम लेंथ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, लेंथ की। तो लेंथ भी तीनों में है, अगर तीनों में है तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे, पहले में -1 है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -A। फिर उसमें 3 है, दूसरे में क्या है 3, B में, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस का 3B। और फिर हम लिखेंगे इसमें कितने में है, 2C, प्लस का 2C लिख लिया। फिर हमारा आ जाता है बेटा टाइम देखिए, इसमें है -2A, इसमें है ही नहीं, तो इसमें आ जाएगा माइनस का 2C, ऐसा हमारा टाइम आ जाएगा, -2A और -2C, ऐसा हमारा टाइम आ गया। अब देखिए ये था हमारा यहां तक स्टेप नंबर 1, ये हमारा क्या था, स्टेप नंबर 1। अब यहां से हमारा स्टेप नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है बेटा। स्टेप 2 में हमने क्या करना है, कंपेयर द पावर ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। यानी कि तीनों जो पावर, मास, लेंथ और टाइम की जो पावर दे रखी है, उनको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर A प्लस B प्लस C, -A -3B प्लस 2C, -2A -2C, ठीक है। तो इनको हमने इस लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना है, कंपेयर करना है इसके साथ। कंपेयर कैसे करेंगे, देखिए कंपेयर करना आपको आना चाहिए। अगर आपको कंपेयर करना ही नहीं आता है तो आप इस यूज को नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं इतना स्लो आपको करवा रहा हूं कि कंपेयर कैसे किया जाता है। सबसे पहले लिखो, मास की वैल्यू को कंपेयर करो। मास यहाँ पे कितना है, 0, तो हम क्या लिखेंगे, A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0। ये हमारी होगी, हमने पहले एक इक्वेशन बनाई थी फॉर्मूला, जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आया था, T इज इक्वल टू क्या निकल गया था, K PA DB और EC और EC। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया था, तो ये हमारी बेटा सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करेंगे, तो ये A माइनस का 3B प्लस का 2C इक्वल टू 0, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर आ गई थर्ड। उसके बाद देखिए -2A और माइनस का 2C इक्वल टू 1, ये हमारी है बेटा फोर्थ इक्वेशन। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, थर्ड इक्वेशन को और फोर्थ इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। एडिंग यहां पे लिख रहा हूं मैं, इधर एडिंग द थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, इनको ऐड करो। जब इनको ऐड करोगे ना बेटा, इनको क्या करोगे, ऐड करोगे। देखिए इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड करोगे, ये माइनस ए वालों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बताइए, माइनस का 3A, ये क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, माइनस का 3B देखिए और इक्वल टू 1। कैसे ऐड किया, मैं एक बार फिर से आपको ऐड करके दिखाता हूं। ऐड कैसे किया,
थर्ड इक्वेशन को और फोर्थ इक्वेशन को ऐड किया, इसको ऐड करोगे माइनस 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 3a। अब ये क्या हो गया हमारे पास 3b, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, ये 1 है। तो ये अपने पास इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया फिफ्थ इक्वेशन। किसका नाम दे दिया हमने? इसके फिफ्थ इक्वेशन का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो इक्वेशन नंबर सेकंड है, इक्वेशन नंबर सेकंड को मल्टीप्लाई करनी है बाई थ्री एंड एडिंग इन फोर्थ इक्वेशन, एंड एडिंग इन फोर्थ इक्वेशन। मतलब हमने जो सेकंड इक्वेशन है इसको हमने कितने से मल्टीप्लाई करनी है? 3 से मल्टीप्लाई करनी है और ऐड करना है किसमें? हमने फोर्थ इक्वेशन में। ऐड मल्टीप्लाई कीजिए सबसे पहले, तो ये बन जाएगा 3a प्लस का 3b और प्लस का 3c इक्वल टू 0। अब फोर्थ इक्वेशन कौन सी है हमारी? ये रही फोर्थ इक्वेशन, सॉरी फिफ्थ इक्वेशन में, फिफ्थ इक्वेशन में ऐड करना, ये रही हमारी फिफ्थ इक्वेशन। जब इसको ऐड करोगे इसके अंदर, आप इसके अंदर ऐड करोगे तो देखिए ऐड करना है इसके अंदर माइनस 3a माइनस का 3b प्लस का 3c इक्वल टू 1। सॉरी ये हो गया, इससे ये कट जाएगा, ये कट गया, तो अपने पास बन गया ऐड होने के बाद 3c इक्वल टू 1, और c की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 1/3। पहली वैल्यू निकल के आ गई बेटा, c की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3। यहाँ पे हमने रख लिया, c की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमने क्या करना है? पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन फोर्थ इक्वेशन। c की वैल्यू हमने किस में पुट करनी है? फोर्थ इक्वेशन। इस इक्वेशन में c की वैल्यू पुट कर दो। इस इक्वेशन में अगर मैं c की वैल्यू पुट करता हूं तो यहाँ पे देखिए बनेगा क्या इस इक्वेशन में? तो ये है -2a माइनस का 2 इंटू में 1/3 और इक्वल टू 1। हमने यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो ये हो गया हमारा माइनस का 2a माइनस का 2/3 इक्वल टू 1। तो इसको उठा के इधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास, इधर कर रहा हूं बेटा मैं, माइनस का 2a इक्वल टू 2/3 प्लस का 1। एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 2 + 3 इक्वल टू 5/3, और यहाँ से इसको उधर लेके जाओगे, उधर लेके जाने के बाद देखोगे तो आपका जो निकल के आएगा माइनस है आपका, तो यहाँ पे जो निकल के आएगा इसके a की वैल्यू जब सोल्व करोगे तो a की वैल्यू सोल्व करने के बाद आपका रिजल्ट निकल के आएगा माइनस का 5/6, माइनस का 5/6। a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? -5/6। तो यहाँ पे a की वैल्यू लिख लोगे आप -5/6। इसको तो सोल्व कर ही सकते हो, आगे a की वैल्यू आ जाएगी -5/6। उसके बाद है पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड c इन सेकंड इक्वेशन। ये रही हमारी सेकंड। इसमें हमारे पास a की वैल्यू भी और c की वैल्यू भी इसमें हम पुट कर सकते हैं। इसमें कैसे पुट करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, इसमें पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू पहले सबसे पहले माइनस का 5/6 प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी है? 1/3 इक्वल टू 0। अब इसको जब सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के बाद देखिए हमारा रिजल्ट क्या आएगा। इसको उधर ले जाओ उठा के, b प्लस 1/3, ये माइनस वाली टर्म उधर जाएगी, 5/6, इसको उधर ले जाओगे माइनस का हो जाएगा 5/6 माइनस का 1/3। तो b की वैल्यू क्या आ गई बेटा? b की वैल्यू बताइए क्या आ गई? b की वैल्यू आ गई 3/6 और ये आ गई 1/2, और b की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 1/2। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब सिंपली हम क्या कर सकते हैं? राइट कर सकते हैं। राइट क्या कर सकते हैं? t की, t इज इक्वल टू, पहले था k तो कॉन्स्टेंट है, p की पावर कितनी है? a की पावर कितनी? 1/3, b d की पावर कितनी, यानी कि b की पावर कितनी? -5/6, माइनस में है, और माइनस का मतलब ये कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, तो d की पावर 5/6। और बेटा b की पावर, यानी कि सॉरी b की पावर 1/2 थी, b की पावर कितनी थी हमारी? a की पावर कितनी है? -5/6, a की पावर कितनी है?
माइनस का 5/6, तो a की पावर -5/6 है, तो हमारा प्रेशर नीचे जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे k, b की पहले a की पावर कितनी है -5, माइनस वाली टर्म कहाँ जाएगी नीचे, तो p की पावर माइनस का 5/6 हो गया, d की पावर b है तो d की पावर 1/2 है, तो d की पावर 1/2 आ गई, और e की पावर जो है बेटा वो कितनी है 1/3 है। दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन, डायमेंशनली करेक्ट, ये हमारा रिलेशन होगा। ऐसे हमने डायमेंशन निकालने हैं, ऐसे निकलेंगे हमारे ये, इस तरीके से इसको हम सोल्व करेंगे। ये हमारा मेथड रहेगा सोल्व करने का। ऐसे बहुत सारे हमारे न्यूमेरिकल्स गिवन होंगे जो आपने सोल्व करने हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल होंगे, बहुत ज़्यादा। जैसे आपके और भी न्यूमेरिकल मैं बता देता हूँ, कुछ न्यूमेरिकल्स आपको जो प्रैक्टिस करनी है मैं वहाँ पे राइट कर रहा हूँ, उन न्यूमेरिकल के कुछ 1-2 स्टेटमेंट लिख रहा हूँ जो आपने करना है, उनका अपने आंसर बताना है क्या आया, जो कमेंट बॉक्स में आप सारे बच्चे लिख के बताओगे मुझे सर कि ये आंसर आया इसका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपने एक न्यूमेरिकल देता हूँ मैं, लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h/mv। h यहाँ पे जो है वो है फ्लैंक कांस्टेंट, m जो है यहाँ पे वो है मास, v यहाँ पे जो है वेलोसिटी है, और लैम्डा जो है बेटा वो है यहाँ पे वेवलेंथ। लैम्डा क्या है यहाँ पे वेवलेंथ है, ठीक है। आपने इसमें निकालना है, वही यूज करना है। सबसे पहले आपने क्या यूज करना है, लैम्डा इज इक्वल टू k h/mv, h/mv। फिर इसको आप लिख लोगे, इसको ऐसे लिखना है आपने लैम्डा इज इक्वल टू mv और h, ये a, ये b और ये c, और फिर आपने वही चीज़ स्टार्ट कर देनी है, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, फिर उसका आगे जाके आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ऐसे आपने निकालने हैं, बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल मिलेंगे, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल भी बहुत सारे मिलेंगे, तो वो आपने करने हैं। इसके साथ हमारा ये लगभग ये चैप्टर फिनिश हो जाता है, और ये चैप्टर हमारा डायमेंशन वाला फिनिश हो जाता है, तो हम सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा, 100% आएगा, तो वहाँ से सिग्निफिकेंट फिगर मैं आपको करवाऊँगा। वो सिग्निफिकेंट फिगर हमारा एक ही लेक्चर का रहेगा, उसमें हमारा एक लेक्चर में फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा हमारा एरर निकालने, एरर वाला लेक्चर भी हमारा इंपॉर्टेंट होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में जो एरर होते हैं वो हमारे प्रैक्टिकल जो हम पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल में एरर बहुत आते हैं, और एग्जामिनर अक्सर एरर से ही क्वेश्चन पूछते हैं। क्यों? क्योंकि थ्योरेटिकल से बहुत कम पूछा जाता है। जो क्वेश्चन को सेटअप करते हैं, जो क्वेश्चन को बनाते हैं बड़े बड़े एग्जाम्स को, वो प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उन्हें खुद प्रैक्टिकल्स की हुई है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल्स की हुई हैं, तो प्रैक्टिकल्स पे ही ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। तो एरर का एक क्वेश्चन इसलिए बनता है, एरर एक क्वेश्चन जरूर देगा आपको बड़े एग्जाम के अंदर, ठीक है। थैंक यू।